हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशांक अग्रवाल और हम फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे, रोग अनुत्पादनीय अध्याय। देखिए, हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। सबसे पहले वेगों के प्रकार पढ़े। दो प्रकार के वेग हैं सर, धारणीय वेग और अधारणीय वेग। अधारणीय वेग कौन से, जिनको नहीं रोकना चाहिए, जिनका वेग आए तो सबसे पहले उनका परित्याग करना चाहिए, और धारणीय वेग जिनको रोकना चाहिए। अब अधारणीय वेग में हमने कौन कौन से पढ़े? अपान वायु को रोकने से हानि, भूख को रोकने से हानि, प्यास को रोकने से हानि, छींक को रोकने से हानि और जमाई को रोकने से हानि, अपान वायु, मल मूत्र पुरीश, इन सबको रोकने से हानि पड़ी। इनकी चिकित्सा पड़ी। ठीक है, थोड़ा फटाफट रिवीजन करेंगे। उदाहरण मतलब उल्टा घुमाव, जिधर से वेग को निकलना था उधर से ना निकल कर किसी और तरफ से निकलना। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा अपान वायु को रोकने से हानि। अपान वायु को रोकने से देखिए काफ़ी प्रकार की हानियां बताई गई हैं। गुल्म, उदावर्त, उदरशूल, किलम। अपान वायु मूत्र पुरुष की प्रवृत्ति यानी कि उनके निकलने में रुकावट का आना। नेत्र रोग भी हो सकता है, मंदग्नि भी हो सकती है और हृदय रोग। मंदग्नि मतलब जठराग्नि का कम हो जाना, भूख का ना लगना। अब देखिए, नेत्र रोग क्यों होगा? क्योंकि जब वायु नीचे से ना निकलेगी तो क्या होगा, उसका उल्टा घुमाव होगा और वो ऊपर की ओर से निकलने का प्रयास करेगी, जिस कारण क्या होगा, नेत्र रोग और शिरोरोग की उत्पत्ति होगी। अब मल के वेग को रोकने से हानि पड़ी। फिर हमने पिंडलियों में, इंटेस्टाइन में कैंची के काटने की सी पीड़ा का होना, उद्गार डकार का होना, रुचि का ना आना भोजन में, हृदय की गति में रुकावट का आना एवं मुख से मल का वमन करना। ठीक है, अब मूत्र वेग रोधज रोग पड़े। अब जब मूत्र को रोकने से किन किन रोगों की उत्पत्ति होती है? अंग अंग में टूटने की सी पीड़ा, यूरिथ्रा में पेन वगैरह का होना, और क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में पेन वगैरह का होना, इन सब में पेन, एब्डोमिनल एरिया में पेन का होना। ठीक है, अपान वायु एवं पुरुष के वेग को रोकने से पैदा होने वाले रोगों की भी उत्पत्ति हो सकती है। फिर इनकी चिकित्सा पड़ी। पुरुष की चिकित्सा में क्या बताया? मल प्रवर्तनी बस्ती का प्रयोग बताया, उदर के ऊपर अव्यंग का बताया, स्वेदन आदि का बताया। मल के वेग को रोकने से ऐसे आहार विहार का उपयोग करना चाहिए जिनसे मल स्वयं निकले। ठीक है, मूत्र की चिकित्सा में क्या बताया? अब पीड़ा घृत। घृत ऐसा घृत जिसका सेवन 2 बार कराया जाए, एक तो भोजन से पूर्व एवं भोजन के पश्चात जो कराया जाए उत्तम मात्रा में, उसको क्या बोला? अब पीड़ा घृत, यानी कि 2 बार, खाना खाने से पहले और पच जाने के बाद उत्तम मात्रा में। फिर उद्गार वेग रोधज रोग, यानी कि डकार को रोकने से किन किन रोगों की उत्पत्ति होती है? छींक के वेग को रोकने से हानि, इनकी चिकित्सा। तृषा वेग, शुदा यानी कि भूख लगने पर ना खाने से टूटने की सी पीड़ा होती है। कॉमन सी बात है, खाना नहीं खाओगे तो शरीर में दर्द होगा ही, टूटने की सी पीड़ा होगी। अरुचि भोजन में फिर मन नहीं करेगा दोबारा खाने का। गिलानी, क्रस्ता, पतले हो जाओगे। शूल, शरीर में दर्द होगा, चक्कर आएंगे। चिकित्सा में क्या करें? हल्का स्निग्ध घृतयुक्त छौंका हुआ भोजन लें। निद्रा, नींद आने पर, नींद न लेने पर क्या होगा? मोह, बेहोशी। सिर तथा आंखों में भारीपन होगा, आलस्य आ सकता है, जमाई आ सकती है, अंगों में मसल देने की सी पीड़ा होगी। इस प्रकार की चिकित्सा में क्या करें? मनोहर कहानी सुनाएं और चंपी करें। ठीक है, और उसको भरपूर सोने दें, और जब तक सोए नहीं, जब तक उसके सर में क्या करें और पैर में, हाथ में क्या करें? तेल की मालिश करें, जिसको चंपी भी कहते हैं। काश वेग निरोधज, खांसी को रोकने से क्या होगी? खांसी की वृद्धि हो जाएगी, श्वास रोग हो जाएगा, अरुचि हो जाएगा, हृदय रोग हो जाएगा, शोष, राज्य समर्था, टीबी भी हो सकता है। देखिए, राज्य समा का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। राज्य समा का मेनली मतलब होता है ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेट इन्फेक्ट्स लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ऐसा इन्फेक्शन बैक्टीरिया द्वारा किया गया जो हमारे लंग्स को या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करे, अफेक्ट करे, उस इन्फेक्शन को क्या बोला गया है आयुर्वेद में? राज्य क्षमा। इसको आप टीबी मान सकते हैं। चिकित्सा, काश रोग नाशक चिकित्सा। फिर श्रम श्वास हमने पढ़ा कि थक के हारने के बाद जो हमारी श्वास आती है उसको रोकने पर काफ़ी रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। चिकित्सा पढ़ी इसकी। देखिए, फिर इसके आगे जरम्बा वेग भी पढ़ा हमने, अश्रु वेग पढ़ा, छर्दी वेग, उल्टी के वेग को रोकने से भी हमने काफ़ी व्याधों की उत्पत्ति हो जाती है, ये सब पढ़ा। ठीक है, इनकी चिकित्सा पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे आगे शुक्र के वेग को रोकने के कारण उत्पन्न रोग। आज की क्लास शुरू करने से पहले देखिए, अब तक हमने काफ़ी चीज़ पढ़ी और हम समराइज भी करते चल रहे हैं एंड टू एंड। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन है, इंस्टाग्राम है, सब कुछ है, आप पूछिए। ठीक है, कोई भी समस्या हो, मैं तो कह रहा हूँ अष्टांग पदार्थ हो, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सब्जेक्ट का एकेडमिक प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, शुक्र के वेग को रोकने से क्या क्या उत्पन्न होते हैं रोग?
मूत्र के साथ शुक्र का निकलना, पीड़ा का होना, शोथ सूजन का हो जाना, ज्वर, हृदय में पीड़ा, मूत्र की प्रवृत्ति में रुकावट, अंगों में टूटने की सी पीड़ा का होना, अंगड़ाइयों का आना आदि। ठीक है, ये आपको थोड़े याद ही करने पड़ेंगे। देखिए मैं समझा सकता हूँ कि इस लाइन का क्या मतलब होता है, और थोड़ा बोलूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे तो हैंड टू हैंड याद भी हो जाएगा। देखिए क्या क्या शुक्र के वेग को रोकने से क्या क्या हुआ, मूत्र के साथ शुक्र भी निकलेगा, पीड़ा होगी, सूजन हो जाएगी, बुखार आ सकता है, हृदय में पीड़ा, मूत्र की प्रवृत्ति में रुकावट, अंगों में टूटने की सी पीड़ा का होना, अंगड़ाइयों का आना। ठीक है, चिकित्सा क्या है, मुर्गा का मांस खिलाओ, उत्तम कोटि का मद्य, साली धान्य, उत्तर वस्ती अव्यंग करनी चाहिए, प्रिय स्त्रियों का सेवन करें। चलिए आगे, वेग रोधी के असाध्य लक्षण, मतलब ऐसे क्या वेग, अगर तुमने वेगों को कितना रोक लिया फिर क्या होगा, अगर वेगों को ज़्यादा रोक लिया तो रोग साध्य से असाध्य की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या लक्षण है उसके, जो वेगों के रोकने से रोगी हो गया हो, यदि वह प्यास एवं शूल से पीड़ित हो, छीड़ हो गया हो तथा पुरीष का वमन कर रहा हो तो उसकी चिकित्सा ना करें, वह असाध्य होता है। ठीक है, जो पुरीष का वमन कर रहा हो अर्थात मुख से मल का उसके मुख से मल निकल रहा हो, वो क्रश यानी कि पतला हो गया हो, वो छीड़ हो गया हो, उसको छत हो गया हो, प्यास एवं शूल यानी दर्द से पीड़ित हो, और वेगों को रोकने से जो रोगी हो गया है, इनकी चिकित्सा ना करें। ये क्या होते हैं, ये रोग असाध्य होते हैं। धारणीय रोग, अब हमने अधारणीय तो पढ़ लिए, अब धारणीय रोग किन किन रोगों को धारण करना चाहिए। देखिए, इस लोक में तथा परलोक में अपना भला चाहने वाले पुरुष को लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सरता तथा राग द्वेष आदि के वेगों को रोकने का सदा प्रयत्न करता रहना चाहिए, और सदा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता रहे। अर्थात देखिए, ह्यूमन का काफ़ी बिहेवियर होता है, कुछ लोगों का तो ज़्यादा ही होता है कि दूसरे के सुख को देखकर दुखी होना, दूसरे के सुख के देखकर दुखी होना। कहते हैं ना, इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो इसी को क्या बोला गया है, मत्सरता, यानी कि दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न होना। ईर्ष्या, दूसरों से धार जलन करना। द्वेष, दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना। राग, विषयों में मन की आसक्ति होती है ना, किसी को पैसे में आसक्ति, किसी को खाने पीने में आसक्ति, किसी को कपड़े में आसक्ति। तो ये सब क्या है, धारणीय को धारण करना चाहिए। मतलब किसी से नहीं कहना चाहिए अरे किसी को ये सब योजना नहीं बनानी चाहिए, किसी को मारने की, किसी का धन हड़पने की, ये सब योजना हमको नहीं करनी चाहिए। तभी हमको इस लोक एवं परलोक में सुख की प्राप्ति हो सकती है। शोधन की आवश्यकता, वात पित्त कफ, इन दोषों का संशोधन करते रहना चाहिए, अन्यथा प्रकोपित होकर ये शरीर का विनाश करते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है कि दोषों की साम्य अवस्था क्या करती है, शरीर की वृद्धि करती है, एवं दोषों की विषम अवस्था क्या करेगी, शरीर का विनाश करेगी। संशोधन कर्म की प्रशंसा, हमने ये भी पढ़ लिया है कि शोधन कर्म से शांत किए गए दोष पुनः प्रकोपित नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी तो टाइम है, खत्म कर देते हैं आज चैप्टर को। फिर शोधन उत्तर चिकित्सा, यानी शोधन आदि कर्म करने के बाद वमन विरेचन आदि से शरीर में क्रश तथा दुर्बल हो जाने पर शाली धान्यों, गेहूं, मूंग, मांस, घी आदि द्वारा निर्मित विविध प्रकार के आहारों का सेवन कराएं जो हृदय को रुचिकर लगे। जो आहार औषध अग्निवर्धक पाचक शक्ति को बढ़ाने वाले हों, स्नेह तथा निरूपण तथा अनुमान वस्ती का प्रयोग करें। इसके डिटेल हम जब पंचकर्म पढ़ेंगे, आफ्टर 15 चैप्टर जो शुरू होंगे, स्नेह, स्वेदन आदि, तब डिटेल में पढ़ेंगे। चिकित्सा का फल, ऊपर बताए गए आहार औषध के सेवन से मनुष्य को सुख, बल, बुद्धि, वर्ण, इंद्रियों की निर्मलता, वृषता एवं दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। अब देखिए, रोग दो प्रकार के बताए गए, आगंतुज रोग, निज रोग। देखिए आगंतुज रोग क्या है और निज रोग क्या है। आगंतुज रोग मतलब भूत आवेश। देखिए आयुर्वेद में भूत विद्या का भी वर्णन है, तो आयुर्वेद इसमें भूत आवेश, विष प्रयोग, वायु यानी कि ज़्यादा ठंडी शीतलहर या लू का लग जाना, अग्नि द्वारा जल जाने से, मतलब भारी कारणों से जो चोट लग जाए, उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आगंतुज रोग बोलते हैं। जैसे आप चल रहे हैं, आप गिर गए, टक्कर लग गई, आपको किसी बाहर ने टक्कर मार दी, तो ये क्या है, आगंतुज रोग हैं। और निज रोग कैसे हुए, वात पित्त कफ से जो जनित होते हैं, इनके डिसबैलेंस से आपके शरीर में वात की वृद्धि हो गई, फिर उससे आपको कहते हैं शूल, पेन वगैरह होने लग गया, तो ये क्या है, वातज निज रोग है। वातज रोग तो है, उसके साथ साथ क्या है, निज रोग है। और आगंतुज रोग कौन से हुए, विष वगैरह खा लिया, अग्नि से जल गए, तो ये सब क्या, आगंतुज रोग। ठीक है, अब देखिए निज आगंतुज रोगों का निरोध एवं शमन। ऊपर कहे गए निरोध एवं
आगंतुक रोग उत्पन्न ही ना हो, और यदि उत्पन्न हो गए हो तो उनकी शांति के लिए संक्षेप में चिकित्सा संबंधी निर्देश। प्रज्ञा अपराधों के परित्याग, अर्थात प्रज्ञा अपराध मतलब धी, धृति, स्मृति, इनका विनाश। ये हम क्रिया शरीर के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रज्ञा अपराध इनकी विनाश से क्या होती है, रोगों की उत्पत्ति होती है। श्रोत आदि ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रखना, आंखों का काम है सम्यक दर्शन करना। कुछ अगर आंखों से आप सम्यक दर्शन ही करेंगे और कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे तो क्या होगा, रोगों की उत्पत्ति नहीं होगी। मेरे दिन रात कैसे बीत रहे हैं इस बात का ध्यान करें। देश का, शरीर एवं मन का ठीक ठाक ज्ञान रखना चाहिए तथा सदाचार के अनुसार व्यवहार करें। अब देखिए, ये चार्ट की फॉर्म में बुक में नहीं दे रखा है चार्ट, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है। देखिए ये अभी आप याद कर लें, मैंने ये सब तो बता दिया कि वात, पित्त, कफ, इनका प्रकोप कब होता है। शोधन ऋतु किन किन ऋतु में किसका शोधन करना चाहिए। देखिए जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप होता है उसी ऋतु में उसका शोधन करना चाहिए। जैसे कि वात का प्रकोप कब होता है, वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में क्या करना चाहिए, उसका शोधन कर देना चाहिए। संचय अर्थात इकट्ठा होना, प्रकोप अर्थात उसका प्रकोप होना, समन यानी कि शांत हो जाना। जैसे पित्त का प्रकोप कब हो रहा है, शरद ऋतु में, तो इसका संचय कब हो रहा है, वर्षा ऋतु में, और ये शांत कब हो जाएगा, हेमंत ऋतु में। अब आगे स्वस्थ रहने के उपाय, सदा आहार हितकर भोजन का सेवन करें, किसी भी कार्य को भली भांति देख कर करें, एवं आयुर्वेद में शास्त्रों में जो उपाय बताए गए हैं उनका पालन करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा रहा ये 4 चैप्टर। अब जल्दी 5 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो नीचे नंबर दे रखा है मेरा, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें एवं घर पर रहें। बाय बाय फ्रेंड्स।